हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन कुमार। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डीसी मशीन में डीसी जनरेटर को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे डीसी मोटर। तो डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? सबसे पहले डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर से करंट पास करवाएं तो उस कंडक्टर पे फोर्स लगता है। तो देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं उस फोर्स को। यानी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर या कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उस कारण से कितना फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इन सब चीज़ को हम पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर कीप इन मैग्नेटिक फील्ड। जिसे मान लीजिए कि आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड का फील्ड डेंसिटी भी है। इस मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी में अगर हम कंडक्टर को रखें, जैसे मान लेते हैं एक कंडक्टर ये रखते हैं, तो अगर कंडक्टर को रखते हैं और कंडक्टर से करंट पास करवाते हैं तो हम लोग ये देखते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं कि इससे इस कंडक्टर पे फोर्स लगता है, करंट का डायरेक्शन इस तरफ मान ले रहे हैं। इस कंडक्टर पे फोर्स लगता है और जो फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड हम देते हैं। फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है BIL के बराबर होता है। BIL साइन थीटा के बराबर होता है। बी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। आई क्या है? उससे फ्लो होने वाला करंट। और एल क्या है? कंडक्टर का लेंथ। यानी इस कंडक्टर पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो फ्लक्स डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा, साथ ही साथ इससे फ्लो होने वाला करंट के प्रोपोर्शनल होगा और कंडक्टर के लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। तो आप देखिए, ये तो नॉर्मल फॉर्म हो गया फोर्स का। इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखिए, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए एक फोर्स है, तो आपको पता होगा वेक्टर में आप ये पढ़े हैं कि ये जो फोर्स है ये वेक्टर है। तो वेक्टर तब मिलता है जब दो वेक्टर क्रॉस में हो। यानी अगर A क्रॉस B हो, अगर ये दोनों वेक्टर है तो इसका क्रॉस जो आएगा, कुछ मान लेते हैं C आएगा, तो ये वेक्टर आएगा। तो देखिए, फोर्स वेक्टर है, तो फोर्स वेक्टर है तो इसका मतलब इसमें जो दो वेक्टर होगा कोई, उसको हम लोग क्रॉस करेंगे तब हमको फोर्स मिलेगा। तो देखिए, बी तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। आई देखिए, करंट क्या है? करंट स्केलर क्वांटिटी है। तो बी वेक्टर है और आई स्केलर क्वांटिटी है। तो एक लेंथ बच जाता है, तो लेंथ को हमको वेक्टर बनाना। तो कंडक्टर का जो लेंथ है तो इसको हम लोग किस तरह से वेक्टर बनाएंगे? यानी जब वेक्टर बनाएंगे कंडक्टर के लेंथ को, अगर हम वेक्टर बनाएंगे तो कंडक्टर के लेंथ का डायरेक्शन होना चाहिए। तो कंडक्टर का लेंथ का डायरेक्शन क्या लेंगे? जैसे मान लीजिए कंडक्टर का लेंथ AB है, तो कंडक्टर का लेंथ का डायरेक्शन क्या लेंगे? वेक्टर में डायरेक्शन दिखाना होता है। तो कंडक्टर का लेंथ का डायरेक्शन हम लोग उस डायरेक्शन में लेते हैं जिस डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है। क्योंकि करंट वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, तो इसलिए हम लोग लेंथ को वेक्टर बनाते हैं। वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं? उसका लेंथ का डायरेक्शन हम लोग करंट के डायरेक्शन में लेते हैं। जैसे अगर इस कंडीशन में अगर हम इसको लिखना चाहेंगे, लेंथ को लिखना चाहेंगे, तो L वेक्टर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? ए बी वेक्टर, यानी ए से बी की ओर। यदि अगर करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाता तो हम क्या लिखते हैं? ए वेक्टर इक्वल टू बी ए वेक्टर। तो देखिए, इसको हम लिखते हैं, फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको फोर्स को अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, एल क्रॉस बी इंटू आई। यानी एल क्रॉस बी होगा और उसमें करंट यानी आई से गुणा कर दीजिए। ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। तो ये चीज़ें आपको पता होगा कि जब वेक्टर दो को के बीच से वेक्टर हटता है तो उस कंडीशन में साइन थीटा आता है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा BIL साइन थीटा, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। तो ये वेक्टर फॉर्म है, इसको से ये ड्राइव हुआ है। तो देखिए, तो यहाँ से एक चीज हम देख सकते हैं कि अगर करंट का डायरेक्शन
क्योंकि हम लोग ये जो लेंथ है इसका डायरेक्शन हम लोग करंट का डायरेक्शन में लिए हैं, तो इसलिए हम बोल दे रहे हैं करंट का डायरेक्शन। यानी करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का डायरेक्शन अगर 0 डिग्री हो जाए, यानी अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए तो उस कंडीशन में आपका फोर्स 0 हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो आपका फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू एफ एम, फोर्स मैक्सिमम इक्वल टू बी आई एल। यानी अगर थीटा दोनों के बीच के एंगल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और करंट के बीच के डायरेक्शन अगर 0 डिग्री हो जाए तो उस कंडीशन में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा कंडक्टर पर, और अगर उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उसमें उस कंडीशन में मैक्सिमम फोर्स लगेगा कंडक्टर पे। अब इसका डायरेक्शन कि जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, तो इसका डायरेक्शन हम लोग दो मेथड से निकालते हैं। एक तो इसका डायरेक्शन निकालने के लिए होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यानी मोटर में फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा इसको निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग बाम हस्त नियम। या दूसरा देखिए ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप यहां से भी इसका फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। देखिए ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको यहां से आप वेक्टर फॉर्म से भी आप फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। देखिए दोनों को एक एक करके समझते हैं किस तरह से दोनों से निकालते हैं। दोनों से निकाल करके हम आपको दिखाएंगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो या वेक्टर से भी निकालेंगे तो दोनों कंडीशन में आपका फोर्स का डायरेक्शन सेम आएगा। देखिए एक कॉइल लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं और उसको में हम उसका फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं। फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड रूल देखिए कॉइल सबसे पहले मैग्नेट बना दे रहे हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये सप्लाई दे दिए हैं, मोटर को सप्लाई दे रहे हैं। फिलहाल समझिए कॉइल को सप्लाई दे रहे हैं। ए बी सी डी। देखिए यहाँ से सप्लाई देंगे तो यहाँ से करंट इस तरह से फ्लो होगा, इस तरह से फ्लो होगा तो इसमें करंट ऊपर जाएगा, इसमें करंट नीचे आएगा। देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को हम लोग यूज करते हैं फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियां मध्यमा तर्जनी मध्यमा अंगूठा तीनों को परस्पर लंबवत इस तरह से फैलाएं, कि जो तर्जनी हो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स के डायरेक्शन में हो, और अंगूठा तर्जनी आपका फील्ड के डायरेक्शन होना चाहिए और ये मध्यमा आपका करंट का डायरेक्शन होना चाहिए। तब आपको जो अंगूठा होगा वो आपको फोर्स का डायरेक्शन देगा। यानी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम क्या बोले कि आप अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियां तर्जनी मध्यमा अंगूठा तीनों को परस्पर लंबवत इस तरह से फैलाएं कि तर्जनी आपका फील्ड के डायरेक्शन में हो, मध्यमा आपका करंट के डायरेक्शन में हो, तो आपको अंगूठा जो होगा वो फोर्स का डायरेक्शन देगा। तो अब देखिए यहां से हम डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं। तो देखिए क्या बोले कि तीनों को परपेंडिकुलर फैलाना है। किस तरह से फैलाना है, ये आपका जो ये अंगुली हो तर्जनी, ये आपका फील्ड का डायरेक्शन होना चाहिए। तो फील्ड का डायरेक्शन क्या है नॉर्थ से साउथ, फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। तो इसको इस डायरेक्शन में रखना, ठीक है, इसको इस डायरेक्शन में रखना। और ये अंगुली जो होना चाहिए वो करंट का डायरेक्शन होना चाहिए। देखिए इसको हम करंट के डायरेक्शन कर दें तो जो ये अंगूठा जो होगा वो फोर्स का डायरेक्शन देगा। देखिए फील्ड
फील्ड हो गया, ये करंट हो गया, तो फोर्स अंदर की ओर रहेगा, यानी इस पे फोर्स अंदर की ओर रहेगा, फोर्स अंदर की ओर रहेगा। इसको फिलहाल रहने देते हैं, फोर्स अंदर की ओर रहेगा, इसको क्रॉस से दिखा रहे हैं, फोर्स अंदर की ओर रहेगा। इसमें देखिए फील्ड का डायरेक्शन सेम है, करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर, तो फोर्स बाहर की ओर रहेगा। फोर्स बाहर की ओर रहेगा तो बोल सकते हैं कि दोनों को मिला करके ये अंदर की ओर रहेगा और इस पे बाहर की ओर लग रहा है, तो एक टॉर्क जनरेट होगा। इस कंडक्टर पे अंदर की ओर फोर्स लगेगा और इस कंडक्टर पे बाहर की ओर फोर्स लग रहा है, तो इसका मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा? इसका मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अब देखिए जब हाफ साइकिल घूम जाएगा तो ए बी इस तरह से, हाफ साइकिल जब घूम जाएगा तो उस कंडीशन में देखिए, तो जब हाफ साइकिल घूम जाएगा तो उस कंडीशन में देखिए तो क्या होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कम्यूटेटर लगा दिए हैं, तो यहाँ से तो करंट का डायरेक्शन वही होगा, यहाँ से करंट का डायरेक्शन वही होगा, तो इसमें करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे अब ए बी कॉइल ना रख करके यहाँ पे ये साइड रहेगा, कॉइल का इस साइड ना रख करके अब इस साइड आ जाएगा हाफ साइकिल रोटेशन के बाद, तो ये हो जाएगा सी डी और इधर हो जाएगा ए बी। तो देखिए तो अगर इस कंडीशन में फिर से आप निकालिएगा फोर्स का डायरेक्शन, तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन अंदर की ओर होगा और इस पे फोर्स की डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। देखिए ये फील्ड हो गया और ये करंट हो गया, तो फोर्स अंदर की ओर रहेगा। इसमें देखिए ये फील्ड हो गया और ये करंट हो गया, तो फोर्स बाहर की ओर, यानी ये भी मूव करेगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भी मूव कर रहा था क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ से हम लोग फोर्स का डायरेक्शन निकाल लिए कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगा। ये तो हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन निकाले हैं। हाँ, आपको बताया था कि फोर्स का डायरेक्शन दो तरह से निकाल सकते हैं, वेक्टर फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। देखिए हम वेक्टर से निकालते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में हम फोर्स इक्वल टू क्या लिखे थे? वेक्टर फॉर्म में हम फोर्स इक्वल टू लिखे थे F इक्वल टू L इंटू बी, एल वेक्टर बी वेक्टर इंटू आई। तो देखिए तो यहाँ पे अगर दो वेक्टर है, वेक्टर ए है इंटू वेक्टर बी है, तो इसका डायरेक्शन किस तरह से होता है? ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो आप लोग स्क्रू रूल पढ़े होंगे कि वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए को पकड़िए जहां पे जिस डायरेक्शन में, जैसे देखिए वेक्टर ए का डायरेक्शन ये है, वेक्टर ए का डायरेक्शन ये है और वेक्टर बी का डायरेक्शन ये है, जैसे वेक्टर ए का डायरेक्शन ये है और वेक्टर बी का डायरेक्शन ये है। तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा, मान लेते हैं रिजल्टेंट सी आ रहा है वेक्टर सी, तो वेक्टर सी का डायरेक्शन क्या होगा? तो इसके लिए आप लोग स्क्रू रूल, वेक्टर में आप स्क्रू रूल पढ़े होंगे कि वेक्टर ए को पकड़िए और वेक्टर ए को पकड़ करके वेक्टर बी की ओर मूव कराइए। जैसे देखिए वेक्टर ए को पकड़िए और इसको इस तरह से मूव कराइए, तो इस कंडीशन में जो आपका अंगूठा जो देगा वेक्टर सी का डायरेक्शन देगा। जैसे देखिए वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो इसको रोटेट कराइए वेक्टर बी के डायरेक्शन में, इसको रोटेट कराइए, तो जो अंगूठा आपको देगा वो वेक्टर सी का डायरेक्शन देगा। तो यहाँ जो देखें कि वेक्टर ए इंटू बी था, तो इसका क्रॉस निकाले, तो क्या किए ए के डायरेक्शन में इस तरह से रखते हैं और इसको इस तरह से घुमाते हैं, तो जो थंब जो देता है वो वेक्टर सी का डायरेक्शन देता है। यही अगर आप बी इंटू ए निकालना चाहें, तो देखिए बी इंटू ए निकालिएगा तो उसका डायरेक्शन क्या आता है? तो देखिए अब बी क्रॉस ए है, तो बी को घुमाइए ए के डायरेक्शन में, ए इस डायरेक्शन में, तो बी को यहाँ से उठाइए और ए की ओर ले जाइए। तो इस डायरेक्शन देखिए तो अंगूठा किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन, पहले किस डायरेक्शन में था? इस डायरेक्शन में। तो बोल सकते हैं कि पहले तो सी का था, उससे अपोजिट, जस्ट अपोजिट, यानी माइनस सी। तब देखिए यहाँ से हम लोग फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं, तो इसमें देखिए एल क्रॉस बी, एल यानी एल का डायरेक्शन हम लोग क्या ले रहे थे? एल का डायरेक्शन हम लोग वो ले रहे थे जो करंट का डायरेक्शन था, तो करंट का डायरेक्शन ऊपर है, तो एल को हमको ले जाना है बी के डायरेक्शन में। तो देखिए एल ऊपर है, एल के डायरेक्शन में ये चारों उंगली को रखिए और उसको बी के डायरेक्शन में ले जाइए। तो देखिए ये ऊपर है और ये इस डायरेक्शन में, तो इसको इस तरह से घुमाइए,
तो अंगूठा किधर गया, अंदर की ओर, इसमें फोर्स अंदर की ओर हो गया। इसमें देखिए, इसमें करंट नीचे आ रहा, करंट नीचे आ रहा, करंट नीचे आ रहा है तो लेंथ का डायरेक्शन भी नीचे है, तो करंट लेंथ का डायरेक्शन नीचे है, तो देखिए इसमें हम लोग क्या किए, ऊपर था तो इसको नीचे लाए, अब इसमें नीचे है, नीचे है तो इसको क्या करें, तब यहाँ पे देखिए हम लोग फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं वेक्टर से। तो फोर्स का डायरेक्शन वेक्टर से निकालने के लिए क्या करेंगे, एल क्रॉस बी। तो सबसे पहले देखिए एल का डायरेक्शन, एल यानी लेंथ का डायरेक्शन। तो लेंथ का डायरेक्शन हम लोग करंट का डायरेक्शन की ओर लेते हैं। तो देखिए ए बी कंडक्टर के लिए ए बी कंडक्टर के लिए करंट का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की। तो इस डायरेक्शन में एल है, और फ्लक्स डेंसिटी किस डायरेक्शन में है, फ्लक्स डेंसिटी इस डायरेक्शन में यानी बी। तो हमको करना क्या है, एल क्रॉस बी, यानी एल के डायरेक्शन में अंगुली को रखिए और उसको घुमा करके बी के डायरेक्शन में ले जाइए। एल के डायरेक्शन में अंगुली को रखिए और बी की ओर ले जाइए। तो देखिए इस तरह से फोर्स अंदर की ओर रहेगा, इसमें इस पे फोर्स अंदर की ओर रहेगा। इसी यदि अगर हम सीडी कंडक्टर के लिए देखें तो सीडी कंडक्टर के लिए ये है बी का डायरेक्शन, और एल का डायरेक्शन नीचे की ओर है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर है। तो आप अंगुली नीचे की ओर रखिए। देखिए आपको करना क्या है, एल क्रॉस बी, यानी एल को घुमा करके बी के डायरेक्शन में ले जाना है। तो देखिए एल के डायरेक्शन में रखिए, और एल के डायरेक्शन में रखने के बाद उसको ऊपर मूव कीजिए। देखिए ये नीचे के डायरेक्शन एल इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन से इसको मूव कीजिए, यहाँ से मूव कीजिए। तो ये जो डायरेक्शन होगा यानी बाहर की जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो देखिए इस पे अंदर की फोर्स लगेगा और इस पे बाहर की फोर्स लगेगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी हम लोग निकाले थे, तो यही चीज आ रहा था, इस पे अंदर की फोर्स लग रहा था, इसे बाहर की फोर्स लग रहा था। तो हम लोग दो तरीके से फोर्स निकाल लिए, यानी जो करंट या कॉइल पे जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन हम लोग निकालिए, एक वेक्टर से निकाले, दूसरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाले। अब देखिए डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल। तो डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल तो हम आपको बताए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कॉइल या कंडक्टर रख दिया जाए तो उस पर फोर्स लगेगा। तो देखिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन, डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन डीसी जनरेटर के जैसा ही होगा, बिल्कुल सेम। देखिए दो पोल ले रहे हैं, दो पोल ली, मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब इसमें एक कॉइल रखनी है, एक कॉइल यानी दो कंडक्टर, एक कंडक्टर यहाँ पे रखनी है और एक कंडक्टर यहाँ पे रखनी है। तो एक से करंट जाएगा तो दूसरा से निकलेगा। तो हम मान लेते हैं कि इससे करंट जा रहा है तो इससे करंट निकलेगा। अब देखिए इसमें हम लोग फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल में तो हम आपको बताया ही है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस कंडीशन में उस कंडक्टर पे फोर्स लगेगा, जिसका मैग्नीट्यूड दिया जाएगा BIL sin थीटा से। देखिए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, इसमें अब डायरेक्शन निकालते हैं। तो देखिए इसको हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से सबसे पहले निकालते हैं फोर्स का डायरेक्शन। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के लिए क्या करते हैं, तीनों को फैलाते हैं। ये किस डायरेक्शन होना चाहिए, ये आपका फील्ड का डायरेक्शन होना चाहिए, यानी तर्जनी फील्ड का डायरेक्शन होना चाहिए, फोर फिंगर फील्ड का डायरेक्शन होना चाहिए। तो फील्ड क्या, नॉर्थ से साउथ, तो फील्ड नीचे की ओर हो गया। अब ये अंगुली करंट को रिप्रेजेंट करना चाहिए। क्या देखिए करंट अंदर जा रहा है, करंट अंदर जा रहा है, देखिए ये इस डायरेक्शन में हो गया, करंट अंदर जा रहा है तो अंगुली इस डायरेक्शन में हो गया, अंगुली अंदर की ओर हो गया। तो अब जो अंगूठा होगा वो फोर्स का डायरेक्शन देगा, यानी अंगूठा इस डायरेक्शन में है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए फील्ड नीचे की ओर है,
फील्ड नीचे की ओर है, लेकिन करंट देखिए, करंट आपका बाहर की ओर निकल रहा है, करंट बाहर की ओर निकल रहा है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा। तो जब कपल ऑफ फोर्स लगता है, देखिए यहाँ पर ये माउंटेड है, तो जब कपल ऑफ फोर्स लगेगा, जैसे देखिए जैसे ये है, यहाँ पे एक कंडक्टर रखा हुआ है आपका और एक कंडक्टर यहाँ पर रखा हुआ है, तो एक पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा और एक पे इस डायरेक्शन में, तो ये मूव करने लगेगा। यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। अच्छा, ये तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाले फोर्स। अगर हम चाहें तो इसका फोर्स का डायरेक्शन वेक्टर से निकाल सकते हैं, F इक्वल टू L क्रॉस B इंटू आई। ये देखिए तो यहाँ से L क्रॉस B, तो L यानी करंट का डायरेक्शन, L का डायरेक्शन हम लोग करंट का डायरेक्शन लेते हैं, तो L का डायरेक्शन इसमें देखिए, L का डायरेक्शन अंदर की ओर है, तो अंगुली को अंदर की ओर रख दी और अंदर से इसको घुमाना किस तरफ है, अंदर से इसको घुमाना है B यानी फील्ड के डायरेक्शन में। देखिए ये अंदर हो गया, फील्ड ऊपर से नीचे की ओर है, तो इसको घुमा दीजिए ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। देखिए तो अंगूठा किस डायरेक्शन में गया, अंगूठा इस डायरेक्शन में गया, यानी ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया। इसमें देखिए तो इस कंडीशन में यानी इस कंडक्टर के लिए आपका लेंथ का डायरेक्शन क्या है, तो लेंथ का डायरेक्शन कंडक्टर की करंट का डायरेक्शन होता है, तो इसमें करंट बाहर निकल रहा है, इस डायरेक्शन यानी इस डायरेक्शन, तो करंट निकल रहा है, तो इसको हमको मूव किस डायरेक्शन में करना है, फ्लक्स डेंसिटी की ओर यानी नीचे की ओर, फ्लक्स डेंसिटी नीचे की ओर है। तो देखिए इस डायरेक्शन में इसको मूव कर रहे हैं नीचे की डायरेक्शन में, तो जो आपका अंगूठा होगा वो फोर्स का डायरेक्शन देगा, यानी इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में, तो इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। दोनों कपल ऑफ फोर्स के कारण टॉर्क जनरेट होगा, और उस टॉर्क के कारण आपका जो मोटर का रोटर होगा, ये रोटर है, मोटर का रोटर जो होगा आपको मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो यह वर्किंग प्रिंसिपल है डीसी मोटर का। तो ये हम लोग कॉइल में कंडक्टर में फोर्स का डायरेक्शन देखिए, इस कंडक्टर में फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, इस कंडक्टर में फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, तो ये दोनों फोर्स मिलकर के टॉर्क जनरेट करेगा और इस टॉर्क की सहायता से मोटर जो होगा मैकेनिकल लोड को रन करवाएगा। अब इसमें एक टर्म आता है बैक ईएमएफ, उसको समझिए। तो देखिए इसको रहने देते हैं ना, तो अगर जैसे ये कॉइल है कंडक्टर है, तो हम लोग मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल देखें कि इसमें अगर हम करंट फ्लो करा रहे हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड में है, इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इस पर फोर्स लगता है, फोर्स लगने के कारण ये मूव करने लगेगा यानी रोटेट करने लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और मूव करेगा, ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और मूव करेगा। तो मूव करने के कारण जनरेटर में हम लोग क्या देख सकते हैं, मोशनल या रोटेशनल ये इंड्यूस्ड होता था, जिसको हम लोग देखते थे ईजी यानी जनरेटेड ईएमएफ इक्वल टू P∅Zn/60 तो देखिए वो जनरेटर के केस में क्या हो रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रोटेट कर रहा था, रोटेट करने के कारण वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट कर रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन को कट कर रहा था या मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट कर रहा था। तो उस लाइन को कट करने के कारण उसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा था। तो आप हमको ये चीज़ बताइए कि मोटर में क्या हो रहा है, मोटर में फ्लक्स डेंसिटी में करंट पास कर रहा है, उसके कारण फोर्स आया, फोर्स के कारण ये मूव करेगा, रोटेट करेगा। तो देखिए तो जब ये रोटेट करेगा तो सेम चीज़ जो डीसी जनरेटर के केस में हो रहा था सेम चीज़ हो रहा है। जब ये रोटेट करेगा तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट करेगा तो इसके कंडक्टर या कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो इसके कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको हम लोग नाम देते हैं बैक ईएमएफ। देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि जनरेटर के केस में क्या होता था कि मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग उसको रोटेट कराते थे, कंडक्टर या कॉइल को रोटेट कराते थे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करता था, उस कारण से उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता था। तो जब मोटर मूव करेगा तो सेम प्रोसीजर इसमें भी होगा, तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है इसका हम लोग नाम देते हैं बैक ईएमएफ। अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसी से देंगे P∅Zn/60
सेम प्रोसीजर है। इसमें भी जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड इसी से देंगे। अब बैक ईएमएफ जो होता है इसका हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं। तो देखिए बैक ईएमएफ का डायरेक्शन हम लोग लेंज लॉ से निकाल सकते हैं। लेंज लॉ क्या कहता है कि जो जिसके द्वारा प्रोड्यूस होता है उसी को अपोज करता है। जैसे समझिए ये मान लीजिए ये आपका डीसी मोटर है, डीसी मोटर है, आप यहाँ पे सप्लाई दे दी, आप यहाँ पे सप्लाई दे दी, सप्लाई दी है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, इस तरह से मूव करेगा, करंट इस तरह से आएगा इधर से जाएगा। तो देखिए हम निकाल रहे हैं बैक ईएमएफ का डायरेक्शन, बैक ईएमएफ का डायरेक्शन या पोलैरिटी क्या होगा। तो बैक ईएमएफ का पोलैरिटी निकाल रहे हैं। तो लेंज का नियम क्या कहता है, लेंज का नियम ये बोलता है कि जो जिसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ है उसी को अपोज करेगा। तो ईवी किस कारण से प्रोड्यूस हुआ है, ईवी का प्रोड्यूस होने का कारण क्या है, ये जो आपका रोटर है वो रोटेट कर रहा है, या बोल सकते हैं कंडक्टर रोटेट कर रहा है, यानी रोटेशन। और रोटेशन का डायरेक्शन क्या है, ये रोटेशन, इसका कारण क्या है रोटेशन। और रोटेशन का कारण क्या है, क्योंकि उसको टॉर्क या फोर्स लग रहा था, रोटेशन का कारण है टॉर्क या फोर्स लग रहा था। अब टॉर्क या फोर्स का कारण क्या है, तो टॉर्क या फोर्स का कारण था कि फ्लक्स डेंसिटी में हम लोग करंट को पास करवा रहे थे, उस कारण से टॉर्क लग रहा था। अब करंट का कारण क्या है, करंट फ्लो होने का कारण है वोल्टेज, वोल्टेज दे रहे थे तब ना करंट फ्लो हो रहा था। तब अब हम लोग जाकर के मेन कारण पे पहुंचे। तो जो ईवी का डायरेक्शन इस तरह से होगा जो कि वोल्टेज को अपोज करे, यानी इसका पोलैरिटी ये प्लस है, तो जो ईवी होगा यहाँ पे जो ईवी है डेवलप होगा, ईवी ये इस डायरेक्शन में होगा, यानी अगर इसको ईवी यहाँ पर दिखा है तो इसका डायरेक्शन इस तरह से होगा, यानी ये वोल्टेज के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वोल्टेज इस तरह इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में, यानी वोल्टेज इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराना चाह रहा तो ये करंट को रोकना चाह रहा है। हम ये बोल रहे हैं कि लेंज लॉ से जो जिसके द्वारा प्रोड्यूस होता है वो उसी को अपोज करता है। तो बैक ईएमएफ किस कारण से प्रोड्यूस हुआ है, तो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होने का कारण है रोटेशन, यानी रोटेट कर रहा है कंडक्टर को, उस कारण से आपका बैक ईएमएफ आया। तो रोटेशन का कारण क्या है, रोटेशन का कारण है टॉर्क, इस पे टॉर्क लग रहा है तो टॉर्क लगने के कारण ये रोटेट करने लगा। टॉर्क या फोर्स आने का कारण क्या है, टॉर्क या फोर्स आने का कारण था करंट। करंट हम लोग मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग करंट पास करवा रहे थे, तो उस कारण से फोर्स या टॉर्क आ रहा। अब करंट का कारण क्या है, करंट का कारण है वोल्टेज, हम लोग वोल्टेज यहाँ पे दे रहे थे तो उस कारण से करंट आ रहा था। यानी ईवी का अगर हम मेन कॉज देखें तो मेन कॉज ये है भी, तो ईवी का डायरेक्शन भी से जस्ट उल्टा होना चाहिए, यानी भी का अपोजिट होना चाहिए। तो भी इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराना चाह रहा तो ईवी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी करंट को रोकना चाहेगा। देखिए ये जो है इस तरह से हम लोग डीसी मोटर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ब्रास हो गया, यहाँ पे भी सप्लाई दिखा देते हैं, यहाँ पे ईवी, उसमें क्या दिखाते थे ईजी जनरेटेड ईएमएफ, इसमें दिखाते हैं ईवी यानी बैक ईएमएफ, आर यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस। उसमें क्या दिखाते थे, यहाँ पे लोड दिखाते थे और लोड के क्रॉस वोल्टेज दिखाते थे। तो अगर इसका आप इक्वेशन लिखिएगा तो किस तरह से लिखाएगा इक्वेशन, तो देखिए हम इसमें मोटर का इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं। तो मोटर का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, तो मोटर का इक्वेशन लिखने के लिए इसका पोलैरिटी दिखा देते हैं, यानी ये प्लस है ये माइनस है, और ईवी का डायरेक्शन ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ईवी का डायरेक्शन हो गया। तो देखिए अब इसका हम लोग लिखते हैं केवीएल लगाते हैं इसमें और मोटर का इक्वेशन लिखते हैं। अच्छा केवीएल लगाने से पहले इसको और सिंपल कर देते हैं, इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। ईवी को एक वोल्टेज सोर्स से दिखा रहे हैं और ये वोल्टेज सोर्स है, इसका डायरेक्शन ये है, ये प्लस ये माइनस का, तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखिए ईवी का डायरेक्शन अपोजिट होगा, करंट से अपोजिट, यानी करंट को अपोज करेगा, तो ईवी का डायरेक्शन ये होगा, ईवी का डायरेक्शन ये होगा। अब देखिए इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस को दिखाने के लिए रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो ये देखिए आर ए हो गया, आर ए यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस को दिखा रहा, और ये ईवी यानी बैक ईएमएफ को दिखा रहा, और ये वोल्टेज यानी भी को दिखा रहा। तो अब इसमें देखिए बैक केवीएल लगाइए, इस चीज को सिंपल बना दिया यहाँ पे, उसी चीज को दिखाने से देखिए इसमें केवीएल लगाइए तो लिख सकते हैं माइनस भी इक्वल टू
माइनस भी इक्वल माइनस भी प्लस ई बी प्लस आई ए आर ए इक्वल टू जीरो, माइनस माइनस भी प्लस आई ए आर ए, और इसमें ड्रॉप होगा, इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है तो प्लस माइनस, तो प्लस आई ए आर ए इक्वल टू जीरो, यानी भी इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए। ये आपको मोटर का इक्वेशन निकल गया। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं आई ए आर ए इक्वल टू वी माइनस ई बी, आई ए आर ए इक्वल टू वी माइनस ई बी, तो आई ए इक्वल टू वी माइनस ई बी बाई आर ए, यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस, यानी आर्मेचर करंट को इस तरह से निकाल सकते हैं आई ए इक्वल टू वी माइनस ई बी बाई आर ए। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आर्मेचर ये बैक ईएमएफ का इंपॉर्टेंस समझते हैं, बैक ईएमएफ यानी ईबी का इंपॉर्टेंस समझते हैं, ईबी का इंपॉर्टेंस। तो ईबी के कारण बैक ईएमएफ यानी ईबी का इंपॉर्टेंस क्या होता है? ईबी या बैक ईएमएफ के कारण मोटर सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, मोटर सेल्फ रेगुलेटिंग होता है। अब देखिए इस चीज को समझिए, सेल्फ रेगुलेटिंग क्या होता है। जब मोटर कांस्टेंट स्पीड पे रन करता है, कांस्टेंट स्पीड पे रन करा तो उस कंडीशन में मोटर एक टॉर्क लगाता है लोड पे, मोटर तो उसको हम बोल रहे हैं टीएम, और लोड का भी टॉर्क होता है, लोड का टॉर्क मोटर के टॉर्क का अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो जब मोटर का टॉर्क और लोड का टॉर्क दोनों बराबर होता है तो मोटर कांस्टेंट स्पीड से रन कर रहा होता है। तो अब हम बोल रहे हैं कि लोड में फ्लक्चुएशन आया, यानी हम बोल रहे हैं कि लोड बढ़ा दिए, यानी लोड का टॉर्क बढ़ गया, लोड का टॉर्क बढ़ गया, इसके अपेक्षा मोटर के टॉर्क की अपेक्षा लोड का टॉर्क बढ़ गया। तो जब लोड का टॉर्क बढ़ेगा तो क्या कोशिश करेगा? ये कोशिश करेगा मोटर को रोकने की, तुरंत तो मोटर रुकेगा नहीं, यानी मोटर का स्पीड कम हो जाएगा, देखिए जब लोड टॉर्क बढ़ा तो वो कोशिश करेगा मोटर को रोकने की, तो तुरंत रुकेगा नहीं, सबसे पहले स्पीड कम होना स्टार्ट होगा। तो स्पीड कम होना स्टार्ट होगा, यानी लोड टॉर्क बढ़ने से क्या होगा? स्पीड कम होगा। अब जब स्पीड कम होगा तो ईबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई ए, जैसे वहाँ ईजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था फाई ए, यहाँ ईबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई ए। देखिए जब स्पीड आपका घटेगा तो ईबी घट जाएगा, और जब ईबी घट जाएगा तो देखिए आई ए इक्वल टू वी माइनस ई बी बाई आर ए। देखिए ईबी घट गया, तो जब ईबी घट जाएगा तो इस कंडीशन में क्या होगा? आपका आई यानी आर्मेचर करंट बढ़ जाएगा। और जब आर्मेचर करंट बढ़ जाता है तो तब क्या होता है? देखिए आपको हम आगे बताएंगे, तो वहाँ हम आपको बताएंगे जो टॉर्क होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई और आई, यानी फ्लक्स और करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई ए यानी आर्मेचर करंट। तो ये चीज जस्ट अभी इक्वेशन पढ़ाएंगे आपको, टॉर्क इक्वेशन वहाँ पे ये चीज बताएंगे। तो देखिए जब आई यानी आर्मेचर करंट बढ़ जाएगा तो टी यानी मोटर का टॉर्क को हम दिखा रहे हैं टी से, तो यानी आपका टीएम बढ़ जाएगा, और जब टीएम बढ़ जाएगा तो बैलेंस करके उसको चलाते रहेगा। देखिए हम ये बोल रहे हैं कि नॉर्मल यानी कांस्टेंट स्पीड पे घूम रहा था तो उस कंडीशन में क्या था? मोटर टॉर्क और लोड टॉर्क बराबर था। अब लोड में फ्लक्चुएशन आया, लोड टॉर्क बढ़ा दिए, लोड टॉर्क बढ़ाने से क्या होगा? वो मोटर को रोकने की कोशिश करने लगेगा, यानी स्पीड कम हो गया, मोटर का स्पीड कम हुआ तो बैक ईएमएफ आपका घट गया, बैक ईएमएफ घटा तो वहां से हम लोग देख रहे हैं कि आपका आर्मेचर करंट उस कंडीशन में बढ़ जाएगा। आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो उस कारण से क्या होगा? जब आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट बढ़ने से लोड का टॉर्क यानी आर्मेचर करंट बढ़ने से मोटर का टॉर्क बढ़ जाएगा, मोटर द्वारा लगाया जाने वाला टॉर्क बढ़ जाएगा, और मोटर का जब टॉर्क बढ़ जाएगा तो लोड को मैनेज कर लेगा। अब इसका रिवर्स सिचुएशन लेते हैं। रिवर्स सिचुएशन ये लेते हैं कि लोड में फ्लक्चुएशन के कारण क्या हुआ? लोड का टॉर्क घट गया, यानी लोड हम लोग घटा दिए। तो जब लोड घटा दिए तो मोटर क्या करना चाहेगा? मोटर एक्सेलरेट करना चाहेगा, यानी ज़्यादा स्पीड पे घूमना चाहेगा। जब लोड घटा दिए या लोड टॉर्क घटा दिए तो मोटर एक्सेलरेट करना चाहेगा, तो जब एक्सेलरेट करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? स्पीड बढ़ेगा, और जब स्पीड बढ़ेगा तो आपका ईबी बढ़ेगा, यानी बैक ईएमएफ बढ़ेगा। और जब बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो देखिए ईबी का वैल्यू बढ़ रहा है, तब जब बैक ईएमएफ बढ़ेगा यहाँ पे तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपका आर्मेचर करंट घट जाएगा। जब आर्मेचर करंट घट जाएगा तो आपका मोटर द्वारा जो लगाए जाने वाला जो टॉर्क है वो आपका घट जाएगा। तो यानी जब मोटर द्वारा टॉर्क घट गया, यानी
क्या देखें, जब लोड का टॉर्क घटा तो देख रहे हैं मोटर का टॉर्क घट जा रहा है। इससे पहले कंडीशन में हम लोग क्या देखें कि जब लोड का टॉर्क बढ़ जा रहा था तो उस कारण से बैक ईएमएफ के कारण से मोटर भी अपना टॉर्क बढ़ा दे रहा था। यानी मोटर पे टॉर्क बढ़ रहा या घट रहा तो उसको खुद से मैनेज कर ले रहा या रेगुलेट कर ले रहा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि बैक ईएमएफ के कारण मोटर जो होता है सेल्फ रेगुलेटिंग होता है। तो ये चीज आपको कुछ समझ में आया होगा।